Hello everyone, my name is Vivek Sharma. Today we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम एयर पोल्यूशन से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करेंगे. सेकेंड आर्टिकल में हम न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करेंगे. देन हम ब्लू इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि एयर पोल्यूशन कंटिन्यूसली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए. और इसमें अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 की आती है. बट इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं पार्टिकुलेट मैटर 10 के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करती है रादर देन पार्टिकुलेट मैटर 2.5. बट एक्चुअल में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है ये अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनको ही इंपैक्ट करता है. बट पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आपके लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में पेनिट्रेट कर सकता है, जैसे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं, कहीं ना कहीं अस्थमा जैसी प्रॉब्लम बिल्ट हो सकती है एंड पर्सन की प्रीमेच्योर डेथ तक हो सकती है. अब इंडिया में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 इसको कंट्रोल करता है एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसको कंट्रोल करता है. Whereas इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जाए तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विद लोकल बॉडीज इसको कंट्रोल करने की फोकस करती है. अब अगर हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसने पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड 2.5 के लिए अपने कुछ स्टैंडर्ड रिलीज किए थे, बट कहीं ना कहीं नेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर इनको डिल्यूट कर दिया गया. ये पहली प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम है मॉनिटरिंग का डेफिसिट. जो एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास सिस्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं आउटसाइड मेट्रो बहुत कम आपके देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से डाटा के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है एंड यही वो कारण है जिसकी वजह से पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होती है. देन जो आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसके पास मैन पावर की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है एंड मोर ओवर पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट भी आपको देखने को मिलते हैं कि पॉलिटिकल विल की भी आपको कमी देखने को मिलती है. एंड लास्ट में एक बात यह कही जाती है कि भाई पार्टिकुलेट मैटर 10 जो है इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है बिकॉज इसे इजीली रेगुलेट किया जा सकता है. बट पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्योंकि डिफ्यूज सोर्स से आता है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है रेगुलेट करने के लिए, तो इस वजह से गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस कम करती है. अब गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव लिए जो कि इतने ज्यादा फ्रूटफुल तो नहीं रहे, जैसे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड 2.5 के ऊपर फोकस किया गया, बट ये काफी कम स्ट्रिंजेंट है एज कंपेयर टू आपकी WHO के जो रेगुलेशंस है उसके मुकाबले में, एंड इवन उसको भी हम कंप्लायंट नहीं कर पा रहे हैं. देन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 40% रिडक्शन के बारे में बात करता है पार्टिकुलेट मैटर 2.10 एंड 10 के बारे में. खासकर इसमें बेस ईयर लिया गया था 2017 और इसमें यह कहा गया था कि 131 सिटीज ऐसी है जहां पे एयर क्वालिटी ठीक से आपकी नहीं देखने को मिलती है, बट फिर भी यहां पर नॉन बाइंडिंग टारगेट्स लिए गए, कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं देगी और कोई भी आपका प्लान, कंक्रीट प्लान इन्फोर्स नहीं किया गया. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान शॉर्ट टर्म मिटिगेशन के ऊपर फोकस करता है. रिएक्टिव पॉलिसी है कि जब पोल्यूशन होता है तब आप कुछ एक्शंस लेते हैं जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के ऊपर फोकस करते हो. लॉन्ग टर्म विजन यहां पर भी मिसिंग देखने को मिलता है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, NCR एरिया में कोऑर्डिनेट करती है. स्टेट्स लाइक आपकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड यूटीज लाइक आपकी दिल्ली, इन सब के जो लाइक आप कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको यहां पे आप रिप्रेजेंटेशन देते हो ताकि एक होलिस्टिक वे में NCR के अंदर एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके. बट इसमें भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल एक्सरसाइज नहीं देखने को मिल रही है. वैसे हमने भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं व्हीकल्स के अंदर. उज्ज्वला योजना क्लीन फ्यूल के लिए हम लेके आए, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस है. बट कहीं ना कहीं अभी भी एयर क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो अंडर फंडेड है, मैन पावर नहीं है, इकोनॉमी नहीं है इनके पास. 2.5 की बात की जाए, इसका मॉनिटरिंग नेटवर्क हमें नेशन वाइड चाहिए, कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए. स्टैट्यूटरी बैकिंग देनी चाहिए यहां पर नेशनल जो क्लीन एयर प्रोग्राम है उसको, एंड कहीं ना कहीं क्वालिटी गोल्स को हमें ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, अर्बन प्लानिंग जैसे सेक्टर्स के साथ यहां पे ब्लेंड करना होगा. अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की. हम बात करेंगे जहां पे कैबिनेट कहीं ना कहीं एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 लेके आ रहा है.
देखो, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी को हम इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि हम नेट जीरो को अचीव कर सके 2070 तक, और इसी के लिए न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर हम प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं। यानी आने वाले समय में आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्राइवेट सेक्टर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट को ओन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, बट इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रहेगी स्टेट की। यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, जिसकी वजह से ऑपरेटर्स के ऊपर लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, एंड यहां पे फंड सप्लाई के ऊपर इस वजह से डिसरप्शन आती है, मतलब वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। अभी हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी 8 गीगावाट के आसपास है, बट कहीं ना कहीं हमें इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है, एंड इसी वजह से जो स्टेट कंट्रोल आपका अभी तक ये सेक्टर रहा था, न्यूक्लियर सेक्टर, उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो यहां पे हमारी ब्रॉड मकसद क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आ सके प्राइवेट सेक्टर से, ताकि वो कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट कर सके, बट गवर्नमेंट की ओवरसाइट रहेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल को मोबिलाइज करना ताकि गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो कम हो। न्यूक्लियर लायबिलिटी के अंदर हम कंपनसेशन को इन्वेस्टमेंट के साथ कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करना चाहते हैं, एंड मोर ओवर यहां पर जो सप्लायर की लायबिलिटी है हम उसको भी रिड्यूस करने के ऊपर सोच रहे हैं। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो 300 मेगावाट के मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, सेफ्टी फीचर्स काफी अच्छे हैं, एंड इन्हें इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में, रिमोट एरियाज में आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक वे फॉरवर्ड हो सकता है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। अब ये जो आपके जो न्यूक्लियर एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपका एक ब्रॉड रोड मैप प्रोवाइड करेगी, बिकॉज देखिए अभी तक जो हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, दैट इज नॉट लाइक कि आप 24/7 इसको अवेल कर सकते हो, बिकॉज नाइट के टाइम पे वो आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए ये काफी अच्छा रहेगा। मोर ओवर यहां पर आप कार्बन एमिशन को कम कर पाएंगे, जिससे क्लाइमेट चेंज की जो आपकी कमिटमेंट्स है आप उसको फुलफिल कर पाएंगे, एंड इसमें कहीं ना कहीं आप जो इंडिजिनस रिएक्टर्स हैं या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी को भी आपको कम करना होगा। अब यहां पे बात ये आती है कि भाई देखो, इसमें सेफ्टी रेगुलेशन के ऊपर आपको फोकस करना होगा, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की यहां पे आपको जरूरत होगी। पब्लिक ट्रस्ट को बूस्ट करना होगा कि आप सेफली वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करेंगे, एंड ताकि सोसाइटी की तरफ से रेजिस्टेंस ना आए। लायबिलिटी को भी आप ओवर डिल्यूट मत कर देना, अकाउंटेबिलिटी को आपको इंश्योर करना होगा, एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा ताकि एक्सपर्टीज आप बिल्ड कर सके। तो कहा जाता है कि भाई देखो, अभी हमारे सामने गवर्नेंस का एक चैलेंज है, जहां पर इंडिपेंडेंट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके हमें कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रस्ट को अर्न करने की जरूरत है। रिस्क डायमेंशन को हमें यहां पे समझना होगा कि भाई इसमें आप जो एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी है आप मिनिमम आपको करनी होगी, बिकॉज यहां पे पब्लिक सेफ्टी एक मेजर कंसर्न है, एंड एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी को भी आपको इंश्योर करना होगा। मोर ओवर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की तरफ एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए डिप्लॉयमेंट की। इकोनॉमिक लॉजिक की बात की जाए तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन से आप फिजिकल प्रेशर को तो रिड्यूस कर देंगे, बट साथ के साथ यहां पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो आप पीपीपी मॉडल को फोकस कर सकते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब यहां पे कंपनसेशन अच्छा होना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, पहले तो एक्सीडेंट हो ही ना, अगर हो तो कंपनसेशन ठीक हो। भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह नहीं कि सालों साल कंपनसेशन मिला ही लोगों को। देन रिन्यूएबल एनर्जी में बैलेंस, आप मिक्स एनर्जी को प्रमोट कर रहे हो, दैट इज गुड। देन यहां पे ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक कम्युनिकेशन को, न्यूक्लियर सेफ्टी को लेके आपको और ज्यादा सजग होने की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी के बारे में। अभी रिसेंटली कॉप मीटिंग हुई, कॉप 30 मीटिंग, और इसमें फोकस किया गया जो आपका हाई सी ट्रीटी है उसके ऊपर भी, ये फोर्स में आ रही है, एंड यहां पे हम जो इंडियन ओशन की बात करते हैं, एक बार इसकी फिर से जो आप कह सकते हो कि ग्लोबल प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो रही है, बिकॉज यहां पे बात की जा रही है कि हम इस एरिया को स्टेबिलिटी, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए प्रमोट करेंगे। तो इंडिया, क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट इसमें सबसे ज्यादा एरिया आपका इंडियन ओशन में इंडिया का ही है, तो एक लीडरशिप, ओशन फाइनेंस एंड कोऑपरेटिव रीजनल, आप ये कह सकते हो कि लीडरशिप के लिए यहां पे परस्यू कर रहा है। अब देखो, यहां पे आपको यह समझना होगा कि इंडिया हिस्टोरिकली ही किसी भी कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करता है इंडियन ओशन में। तो हम हमेशा से, चाहे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी की बात करें, हम कहते हैं कि भाई ये कॉमन हेरिटेज का जो इसका प्रिंसिपल है, हम इसको फॉलो करते हैं, एंड इक्विटी बेस्ड आपका एक अप्रोच रहती है, जहां पे आप मान के चले कि ऑल्दो हमारा सबसे बड़ा एरिया
इंडियन ओशन में खुलता है, बट स्टिल हम सभी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार रहते हैं। अब इंडियन ओशन लगभग 1/3 आपके वर्ल्ड की पॉपुलेशन को होस्ट करता है जो कोस्टल एरिया में रहती है, एंड इनकी क्लाइमेट वर्नेबिलिटी काफी हाई है। तो कहा जाता है कि भी देखो ये जो आपका जो पूरा इंडियन ओशन का अभी रोड मैप क्रिएट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिया के सागर डॉक्ट्रिन से मिलता जुलता है, जहां पर पीस, स्टेबिलिटी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी के बारे में बात की जाती है। तो कहा जाता है इसमें कुछ मेजर इश्यूज है, जैसे ओशन वार्मिंग हो रही है, एसिडिफिकेशन हो रही है, कोरल डिग्रेड कर रहे हैं, तो लोगों की यहां पे आप कह सकते हो कि लाइवलीहुड के ऊपर असर पड़ेगा, जो खासकर फिशिंग इंडस्ट्री से आपके रिलेटेड है। इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग होती है, इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर असर पड़ता है। ओशन फाइनेंस आज भी एक निगलेक्टेड पार्ट है। क्लाइमेट फाइनेंस में हम कभी भी ओशंस के बारे में बात नहीं करते हैं, तो हमें एक बैंकेबल एंड रीजन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की यहां पे जरूरत पड़ेगी, ताकि इस एरिया में डेवलपमेंट को हम प्रमोट कर सकें। मोर ओवर, सिक्योरिटी नैरेटिव की बात की जाए तो मिलिटराइजेशन तो इस एरिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं ये ट्रांसबाउंडरी होते हैं, मतलब एक देश तक लिमिटेड नहीं रहते। तो रादर देन आप एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव पोस्चर को मेंटेन करें, यहां पर एक दूसरे के साथ कॉपरेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। यहां पे अनइक्वल एक्सेस है ब्लू इकोनॉमी के बेनिफिट्स का, खासकर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशनल एसिमेट्री आपको देखने को मिलती है। कुछ कंट्रीज के पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है और कुछ कंट्रीज यहां पे डोमिनेट करती है। तो कहा जाता है कि भाई देखो आपको यहां पे सिक्योरिटी थ्रू सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना होगा, ताकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को आप प्रमोट कर सको। इंडिया की पोजीशन काफी स्ट्रैटेजिक है, तो हम एक डोमिनेंट पावर नहीं, हम चाहते हैं कि हम यहां पे कोऑपरेटिव एंड कंसल्टेटिव अप्रोच के साथ आए। मोर ओवर, एक इंडियन ओशन ब्लू फंड को क्रिएट करने की यहां पे जरूरत है, ताकि इस एरिया के अंदर ब्लू इकोनॉमी के प्रोजेक्ट्स को हम प्रमोट कर सके एंड क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को कम कर सके। देन यहां पे लीडरशिप की बात करें तो उसको आउटकम से आपको रिलेट करना होगा, बिकॉज आउटकम के बिना यहां पे इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो कहा जाता है कि भैया एक ब्लू फंड आप क्रिएट कर दीजिए, आप कहीं ना कहीं बेटर इकोसिस्टम इंडिकेटर्स को यहां पे यूज करें। देन आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना होगा, ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स को यहां पे प्रमोट करना होगा। आइए अब बात करते हैं कोलिजियम के बारे में। देखिए, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक बात कही कि भाई पहले के मुकाबले में कोलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हुई है, एंड कहीं ना कहीं मास्टर ऑफ रोस्टर को एक गलत इंटरप्रिटेशन के साथ देखा जाता है। देन लास्ट में ये कहा जाता है कि भैया हमें इंसुलेट करना होगा जुडिशियल फंक्शन को सोशल मीडिया प्रेशर से। तो यहां पे इन्होंने कहा कि भाई देखो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अपॉइंटमेंट में रिफॉर्म जरूरी है आने वाले समय में जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 ये डील करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से। आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से डील करता है। अब इसमें कहा यह जाता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विद कंसल्टेशन विद सीजेआई। स्टेट में सीजेआई के अलावा आपके स्टेट के जो चीफ जस्टिस है और गवर्नर है उनको भी इंक्लूड किया जाता है। बट फर्स्ट जजेस केसेस में एग्जीक्यूटिव को प्रेमिसी दी गई थी, जहां पे एग्जीक्यूटिव डिसाइड करते थे कि कौन जज बनेगा। बट सेकंड जजेस केसेस से यहां पे आपने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को देखा, जहां पे जुडिशरी कहती है कि भाई हम 2 सीनियर मोस्ट जजेस और चीफ जस्टिस यहां पे डिसाइड करेंगे कौन जज बनेगा, और ये बाइंडिंग रहेगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर। देन थर्ड जजेस केस में इस कोलिजियम सिस्टम को और ज्यादा बड़ा किया गया, जहां पे 5 जजेस हो गए टोटल, जहां पे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस आपके इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो एनजैक की अगर बात की जाए तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, बट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा था, तो जुडिशरी ने इसको स्टक डाउन कर दिया। मास्टर ऑफ रोस्टर की बात की जाए तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास आते हैं, एंड कहा जाता है कि ये यूनिलेटरल अथॉरिटी नहीं है, कंसल्टेशन के बेसिस पे इन्हें यहां पे वर्क करना चाहिए। अब बात की जाए कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस यहां पे अकाउंटेबिलिटी के बिना नहीं आ सकते, एंड अकाउंटेबिलिटी विदाउट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल यहां पे इंश्योर करना जरूरी है। तो कहा जाता है कि भी देखो अभी फिलहाल के टाइम पे कोलिजियम सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेसिक यहां पे एक चीज जो आती है कि हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, और हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करके सीनियर मोस्ट जजेस के साथ इंश्योर करते हैं। अब यहां पे सेफगार्ड होना चाहिए, ये जरूरी है, बिकॉज
जुडिशरी अदरवाइज एग्जीक्यूटिव के आगे लाइक अगर डिमीन हो गई तो काफी प्रॉब्लम आ सकती है, एंड कहीं ना कहीं आप फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की अपनी जिम्मेवारी को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें तो ये वर्ड जो है, जो आपका कोलिजियम सिस्टम, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ऑल्दो एनजेक जब स्ट्रक डाउन कर गया तो यहां पे कोलिजियम सिस्टम को वापस से रिटेन किया गया। तो कहा जाता है कि भाई देखो, अभी अगर हम बात करें तो एनजेक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आया था ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को लेते हुए। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट पर्सन को इंक्लूड करने की बात की गई थी। बट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं मेरी इंडिपेंडेंस के लिए खतरा है, तो इस वजह से इसे स्टक डाउन कर दिया गया। तो कहा जाता है कि भाई अभी हमें ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना चाहिए। ऑल्दो पहले से आपका फार मोर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट है अभी, बट कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स को और ज्यादा हमें पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। अप्रूवल और रिजेक्शन के क्राइटेरियाज को यहां पे डालना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरिट बेस, इंटीग्रिटी बेस, एक्सपीरियंस बेस एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को हमें प्रमोट करना चाहिए। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास यूनिलैटरल अथॉरिटी है कि आप कोई भी डिसीजन खुद से ले सके। डिस्कशन, कंसल्टेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी यहां पे बहुत जरूरी है। इवन सोशल मीडिया ट्रोलिंग जो आजकल चल रही है, तो कहीं ना कहीं ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड रीजनेबल डिसीजन मेकिंग के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हमें सोशल मीडिया प्रेशर के आगे बेंड नहीं करना चाहिए, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। तो दिस वर द थिंग्स दैट वी हैव टू कवर। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।